टू 7 सातों दिन होता है, 24 घंटे चलता है। और न्यूज़ चैनल के दफ्तर में अगर आप जाएंगे तो 24 घंटे आपको लोग मिलेंगे वहाँ काम करते हुए। लेकिन सैटरडे को थोड़ी भीड़ कम होती है, क्योंकि सैटरडे को जनरली न्यूज़ चैनल में बहुत सारे वीकली शोज़ जो हैं पहले से प्लान करके बनाए होते हैं, तो कई लोगों को छुट्टियां मिल जाती हैं जो डेस्क पे काम करते हैं। तो इसलिए आज आप देख रहे होंगे कि थोड़ा ये खाली खाली सा है। ये प्रोग्रामिंग का एरिया है जहाँ पे प्रोग्रामिंग जो सारे हैं वो बनते हैं। तो बहुत सारे लोग आज छुट्टी पे हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग पहले से ही डिसाइड हो जाता। तो हमने कहा कि क्यों ना इसी का फ़ायदा उठाऊं और क्राइम तक लाइव में आप लोगों के साथ जुड़ूं। क्राइम तक यूट्यूब चैनल अब लगभग 8-10 दिन पुराना हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोग लगातार हमारे साथ जुड़ते भी हैं, देखते भी हैं। और जिन लोगों ने अभी तक क्राइम तक को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार उनसे फिर गुजारिश करूंगा कि यूट्यूब पर जाएं, क्राइम तक ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आए तो उसे ज़रूर उसका बटन प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि क्राइम तक में दिन भर में क्या क्या कब दिखाया जा रहा है या कब लाइव हो रहा है। तो आज सैटरडे है, इसलिए दोपहर का बहुत ज़्यादा काम नहीं है, तो हमने कहा कि इस वक्त का फ़ायदा उठाएं और लाइव करें, आपके साथ बातचीत भी करें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो मेरे साथ दो लोग हैं, दो क्राइम रिपोर्टर, लोकेंद्र और पुनीत शर्मा। रौनक गोयल है, वो बोल रहे हैं कि सर मुझे कुछ पूछना है। जी रौनक गोयल, बताएं क्या पूछेंगे आप। और आपका जब तक सवाल है मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। ये लोकेंद्र हैं, पुनीत शर्मा, दोनों क्राइम रिपोर्टर। हमने सोचा कि क्यों नहीं आज आपको, चूँकि टीवी या अखबार में हम स्टोरी तो दिखा देते हैं, उसका फॉलो अप बहुत कम होता है, तो 4 ऐसी खबर जो हर एक जानता है उसके फॉलो अप के बारे में कि वो अभी क्या हुआ उस केस के बारे में। एक, दिल्ली में 3 बच्चे, 8 साल, 4 साल और 2 साल की 3 लड़कियां भूख से मारी जाती हैं, उस केस में क्या हुआ। दूसरा, करीब 50 गाय दिल्ली में ही भूख से मारी गई, पानी में डूब के मर गए, उसमें अभी क्या हुआ। तीसरा, चर्चित बुराड़ी केस जिसमें एक ही घर में 11 लोगों ने सुसाइड किया था, उनकी मौत हो गई थी, उस केस में अभी क्या हुआ। और चौथा, जो दिल्ली की एयर होस्टेस अनीसिया की मौत हुई थी 10 दिन पहले, उस केस में क्या हुआ। तो 4 केस के फॉलोअप, उसका अपडेट क्या है, यह आज हम आपको देंगे। सर एक अलवर इंसिडेंट वो भी कनेक्ट हो रहा है, वो कह रहे हैं कि सर अपडेट ऑन अलवर इंसिडेंट। चलिए, कभी अलवर इंसिडेंट के बारे में किसी ने जानना, कनिष्क कनिष्क ने जानना चाहा तो हम अलवर इंसिडेंट के बारे में भी आपको, जो अकबर खान की मौत हुई थी उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं 3 बच्चियों से, क्योंकि ये सबसे दर्दनाक, सबसे अफसोसनाक हादसा है ये। दिल्ली के अंदर 3 बच्चियां भूख से मर गई, दोबारा पोस्टमार्टम हुआ था। कल हमने लाइव में आपसे इस बारे में बात भी की थी। लोकेंद्र, पहले जो बच्चियां हैं इसके बारे में आप अपडेट। सर अभी देखिए, कहा जा रहा है कि बच्चियों के पिता ने उन बच्चियों को कुछ दे दिया। हालांकि जब तक बच्चियों का पिता नहीं मिलता तब तक ये साफ नहीं हो पाएगा कि बच्चियों की मौत की असली वजह क्या थी। और मेरे सहयोगी जो हैं पुनीत शर्मा, ये फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा जानकारी इनसे लेंगे। हाँ, पुनीत शायद आज सुबह से लगे हुए थे और लौट कर अभी आए हैं दफ्तर, फिर ये जाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो पुनीत, इस मामले में पूरा अपडेट आप, हमारे जो क्राइम तक के लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको जरूर। देखिए सर, सबसे पहली बात बताऊंगा कि ये एक ऐसा हादसा है, हादसा इसको बोलूंगा, क्योंकि जिस पर कोई भी एतबार करना नहीं चाहेगा कि हमारे आसपास ऐसी कोई घटना घटे या फिर कभी भविष्य में घटे। ये दोनों चीजें मैं कहना चाहूंगा। देश की राजधानी दिल्ली, जिसमें 3 बच्चियों की मौत हो जाती है, और शुरुआती तौर पर जांच में यह कहा जा रहा है कि इन तीनों बच्चियों की मौत की जो असली वजह है वो कुपोषण और भूख की वजह से है। दिल्ली में जो भी सरकार है, चाहे राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ लिए थे। लेकिन सवाल ये होता है कि देश की राजधानी जो कि विकासशील से होते होते सीधे विकसित तरफ जा रही है, उसमें ऐसी हालत होती है। फिलहाल अगर अपडेट की बात करें तो इस पूरे मामले में जो उनकी मां है, बताया जा रहा है कि वो मेंटली इल हैं और आज उनको इभास में भर्ती करा दिया गया। मेंटल हॉस्पिटल है इभास, वहां पर उनको भर्ती करा दिया। खुद एसडीएम जो है उन्होंने भर्ती कराया। साथ ही उनकी जो मां है बच्चों की बीना, उनके स्टेटमेंट के बाद अब पुलिस ने जो पिता हैं बच्चों के, मंगल, उनकी एक मिसिंग की रिपोर्ट भी दर्ज कर ली है। और अब कई सारी टीम मिलकर के मंगल को तलाश कर रही हैं और मंगल के मिलने के बाद बहुत सारी स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर इन तीनों बच्चियों की मौत की असली वजह क्या है। कि आपने कहा कि उसके बाप की तलाश कर रहे हैं, जिस दिन से ये इंसिडेंट हुआ उस दिन से मंगल गायब है। एक अभी एसडीएम जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें कहा गया था कि इन बच्चों के पेट से कोई भी अन्न का दाना भी नहीं मिला, मतलब भूख से मौत हुई है। बाद में मामला ये जो थोड़ा सा चर्चा में आया, तो उसके बाद एसडीएम इंक्वायरी की बात की गई। अब एसडीएम ने एक चीज़ ये बताई कि
उन बच्चियों को आखिरी बार बाप जब घर से निकला तो उसने कुछ पानी में मिलाकर पिलाया था। तो क्या इस केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है? ये बताया जा रहा है कि भूख से नहीं, किसी और वजह से हुई, और वो चीज़ क्या थी? क्या इस एसडीएम रिपोर्ट ने साबित किया इसको? देखिए, अभी तक एसडीएम रिपोर्ट में ये साबित नहीं हो पाया है कि पानी में कुछ मिला के दिया गया या नहीं, और दिया गया तो क्या दिया गया, अभी ये चीज साफ नहीं है, क्योंकि इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। जब विसरा रिपोर्ट इसमें आ जाएगी तब ये सारी चीजें साफ हो पाएंगी कि अगर पेट में था कुछ, अगर लिक्विड भी गया है तो वो क्या था। लेकिन आपको बता दूं कि अभी तक जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें यही है कि बच्चों का पेट खाली था। कहीं ना कहीं अब इस पर एक राजनीति जरूर शुरू हो गई है, जिसमें शायद इसको ये एंगल दिया जा रहा हो कि भूख से मौत नहीं हो, क्योंकि राजधानी में अगर 3 बच्चियों की भूख से मौत हो, 8 दिन से इन तीनों बच्चियों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला था। शुरुआती जांच में और एडमिनिस्ट्रेशन ने यह बात कही, डॉक्टर ने यह बात कही है, इनिशियल रिपोर्ट में सारी चीजें आई हैं। तो अपने आप में तमाम बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं राजधानी दिल्ली के ऊपर कि राजधानी में 3 बच्चे भूख से मरते हैं। तो ऐसे में प्रशासन का हाथ पैर फूल जाना लाजमी है सर। इसमें एक चीज़ और है जो आपको बताऊं, जैसा अभी पुनीत ने बताया कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, लेकिन एक जो एसडीएम की इनिशियल रिपोर्ट आई थी कि उसमें पानी में मिलाकर कुछ बच्चियों को दिया गया था, तो उसकी रिपोर्ट आने में कम से कम 15 दिन से 1 महीना लगेगा। इस वजह से कि ये जो चीज़ गई है तो इसकी विसरा रिपोर्ट आती है। जो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते उनको ये बताऊं कि विसरा रिपोर्ट एक पेट की थैली होती है पेट के अंदर, जिसमें जो भी हम खाते या पीते हैं वो जाकर जमा हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस में जिसमें ज़रा सा भी शक हो कि इसको पॉइजन दिया गया है, ड्रग्स है, ड्रग्स का ओवरडोज है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे जो शशि थरूर की वाइफ सुनंदा पुष्कर का मामला ले लीजिए, उस मामले में हुआ था कि ड्रग्स के ओवरडोज से मौत हुई, इसलिए उसकी भी विसरा जांच की गई थी। तो ऐसे मामलों में जिससे पेट की थैली में जाकर वो चीज़ें जो हम लेते हैं पानी या फिर खाने के शक्ल में, उसकी रिपोर्ट आती है, तो उसको उस सैंपल को एक केमिकल में डालकर रखा जाता है, और इसलिए विसरा की रिपोर्ट महीना 1.5 महीना इतना वक्त इसलिए लग जाता है क्योंकि उसको एक खास केमिकल में डाल के छोड़ दिया जाता है। जब वो केमिकल अपना असर करना शुरू करती है तब ये रिपोर्ट आती है, तो इसलिए विसरा की रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा। तो फिलहाल कुल मिलाकर इस 3 बच्चों के मौत के मामले में ये है कि माँ का बयान दर्ज हो चुका है, एसडीएम की रिपोर्ट आ गई है, लेकिन विसरा की रिपोर्ट आनी बाकी है। मंगल सिंह जो इन बच्चियों का बाप था वो मिसिंग है, वो सामने आएगा तो फिर पूरी हकीकत पता चलेगी कि हुआ क्या था, इन बच्चियों को कब से खाना नहीं मिला था, कितने दिन या कितने घंटे से ये लोग भूखे थे। तो ये उस पर अपडेट है सर 2 चीज और हाँ। माफ कीजिए, शॉर्ट में आखिरी ये कि माँ अब हॉस्पिटल चली गई है, और उससे आखिरी ये कि अब इस पे राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति होगी, बिल्कुल होगी। और दूसरी एक जो राजनीति हो रही है वो इसी दिल्ली में द्वारका इलाका है, वहाँ पे करीब 50 गाय के मरने की खबर आ रही है। एक गौशाला में ये सारी गाय थी और अचानक 2 किस्तों में खबर आई, पहली परसों और फिर कल। एक दिन 15-16 गाय, एक दिन 35 गाय एक साथ, भूख से पानी में डूब कर, क्योंकि वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं था। उस आश्रम में हमारी टीम भी गई, क्राइम टीम गई वहाँ पे, उसने सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी। लोकेंद्र वहाँ पे सारा कुछ देख कर आए, और उसके बाद जो वहाँ की हकीकत है, अब वहाँ पे क्या है, उसके जो ओनर हैं उनका क्या है, ये सारी फॉलो अप इन डिटेल में मैं चाहता हूँ कि लोकी आप बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, ये जो गायों के मरने का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो करीबन पिछले गुरुवार से हो गया था। गुरुवार को 15 जो गाय थी वो उनकी मौत हो गई थी। लेकिन जो गांव वाले थे उन्होंने गायों को इस वजह से दबा दिया था कि उन्हें लगा कि कहीं महामारी ना फैल जाए, और क्योंकि गांव और जो गौशाला है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, दूरी बहुत कम है। तो पहले गांव वालों ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने जो गाय थी जो मरी थी 15 गाय, उनको दबा दिया। लेकिन अगले दिन ही फिर 36 गाय मर गई। तो उसके बाद ये जो खबर थी वो सामने आई, और आज जो इस पूरे गौशाला की जो संचालिका हैं, ये छावला इलाका है दिल्ली का, बाहरी दिल्ली पड़ता है वो। तो संचालिका उनका नाम है गुरु छाया, वो वहाँ पे पहुँची, और वो आज जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछे कि यार आप 2 साल से गायब थी और आप आज आई हो, 36 गायें मर गई, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो उनका कहना ये था कि हम लोगों को सरकार की तरफ से अगस्त 2016 से फंडिंग बंद हो गई थी। हालांकि हम खुद अपना पैसा लगा के इस गौशाला को चला रहे थे। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि एक गाय पर सरकार की तरफ से 40 रुपये मिलता है एक दिन का। अगर उस गौशाला में 1500 गाय थी तो एक दिन का 60,000 होता है, और एक महीने का 18 लाख। अब आप सोचिए कि जो गाय रह रही हैं 1500 गाय, उनको चारा खिलाना, उनकी देखभाल करना, उनको पानी पिलाना, उनको साफ़ सफाई करवाना जहाँ पे वो रह रही हैं, 18 लाख में तो कम से कम हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो लापरवाही रही है। थोड़ा सा आपको बीच में रोकूंगा, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ हैं।
जैसे विक्रम जोशी हैं, ओंकार पॉल हैं, अभिजीत सिंह हैं, यश गरोले हैं, ओंकार पोले हैं। तो ये सारे लोग जो हैं, रौनक गोयल हैं, अभिजीत सिंह हैं, तो विक्रम जोशी भी है, सूर्या नारायण हैं, हीर खान हैं। ये तमाम लोग क्राइम किंग, आप सभी का शुक्रिया कि आप लोग जुड़ते हैं और आप अपना सवाल भी पूछते हैं। और इसमें एक आध दो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुराड़ी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बुराड़ी पे डॉक्यूमेंट्री बनाने की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बुराड़ी पे हम लोग ज़रूर बात करेंगे इस सेगमेंट के बाद, पर मैं चाहता हूं कि पहले ये जो इस गाय के मामले में जो अभी लोकेंद्र आपको बता रहा था, तो लोकेंद्र इसमें आगे क्या? अब सर पोस्टमार्टम हो गया गायों का कल। अब पोस्टमार्टम में वजह मौत की क्या आती है कि भुखमरी से आती है या बीमारी से आती है, लेकिन जो हालात हैं अगर आप उस जगह पर जाकर देखें तो पूरा कीचड़ है, गाय पड़ी हुई हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो उठ के बैठ जाएं, हड्डियां निकल रही हैं गायों की। तो ये कुल मिला के साफ सफाई भी बिल्कुल नहीं है। तो आप ये सोचिए कि वहाँ पे पीने का पानी मैसर नहीं है, गायों को खुद अपना पेशाब पी रही हैं वहाँ पे गाय। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी भयावह और कितनी दयनीय स्थिति है। ये सारी जो आप बोल रहे हैं लोग सुन रहे हैं, इसमें खासतौर पे मैं भी बताऊं, विक्रम जोशी आपका भी थैंक्स, सुमित लासियाल, कमलेश पांडे, हरमन बावचा, ये जितने आप लोग इस तरह की चीज़ों को, मतलब मैं सर टीवी पे देखना अलग चीज़ होती है, लेकिन एक क्राइम रिपोर्टर से फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं किसी का इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से और जितनी तादाद में आप लोग जुड़ते हैं और सवाल पूछते हैं और अपनी अपनी वो जता रहे हैं, मुझे वाकई अच्छा लगता है। तो कोशिश होगी कि हम लोग आपसे लगातार जुड़े रहें और आपसे बात करते रहें। तो इसमें और कुछ है अब कौ वाले में? अब देखिए सर, इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद फिर पुलिस जो भी संचालक हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज करेगी। अब एक तो लापरवाही का मामला दर्ज होगा, उसमें उसके अलावा जो बोवाइन एक्ट है उसके अंदर किस धारा में, बोवाइन एक्ट की किस धारा के अंदर संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही इंतज़ार है। और मुझे जहाँ तक, क्योंकि फर्स्ट हैंड आप देख के बता सकते हो कि वजह क्या हो सकती है, तो वजह साफ दिख रही है कि बीमारी है और भुखमरी है। तो लापरवाही है, ये तो आपको पता है। जिस तरीके से लोकेंद्र ने बनाया, एक और हमारे साथ अभिजीत इंग्लैंड से हैं, वो कह रहे हैं कि वो हम लोगों का शो बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू अभिजीत लाइक करने के लिए। रिपुतम सिंह हैं, ये भी बुराड़ी के बारे में जानना चाहते हैं। कई लोग हैं जो मैं असल में आज विक्रांत जी की छुट्टी होती है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा लिबर्टी मिल जाती है स्पोर्ट्स का मामला, और अभी टेस्ट पहला टेस्ट शायद 1 अगस्त से है, तो वो है नहीं। तो मैं लेकिन आपकी बात पहुंचा दूंगा विक्रांत गुप्ता के लिए, और विक्रांत गुप्ता शायद शाम को आए अगर उनका बुलेटिन हो तो, वरना शायद नहीं आए। क्या होता है ना कि क्राइम में हम लोगों के साथ दिक्कत यह है कि क्रिमिनल जो है वो पूछ के करता नहीं है क्राइम, तो हमारी छुट्टी जो है क्रिमिनल के ऊपर डिपेंडेंट होती है। क्रिमिनल अगर क्राइम ना करे तब तो छुट्टी मिल जाती है, और वरना फिर भागते रहो। तो बहुत सारे लोग हैं, शिवानी विक्रम है, कमलेश पांडे भी हैं, डॉक्टर एहसान भारद्वाज हैं, कौशल कुमार हैं। आप सभी लगातार जिस तरीके से जुड़ते हैं वाकई खुशी होती है। मैं थोड़ी देर के लिए, अब 2 सेगमेंट में हमने बात की, 3 बच्चों की और साथ में गाय के, दिल्ली में जो 50 गाय मरी। अब 2 ऐसी खबरें जिसके ऊपर बहुत सारे और लोगों ने जानना चाहा, लिख कर पूछ रहे हैं। एक दिल्ली की एयर होस्टेस अनीसिया के बारे में हमने आपसे बात की थी कि उन्हें पता ही है कि आप कुछ देर पहले सुसाइड का मामला था, लेकिन वो सुसाइड है या फिर मर्डर है, दिल्ली पुलिस अभी जांच कर रही है। तो अनीसिया जो एयर होस्टेस थी, अपने ही घर के 2nd फ्लोर से नीचे कूद जाती है या फिर उसको धक्का दिया जाता है, इसी बात की जांच हो रही है और दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। जल्दी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। लेकिन अभी रिपोर्ट जो आने में फाइनल थोड़ा टाइम लग रहा है, उसकी एक वजह यह है कि जो अनीसिया के इन-लॉज हैं, सास ससुर, उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है पूछताछ करने पे, या फिर अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे 1 अगस्त तक। तो 1 अगस्त के बाद ही अब इसकी तस्वीर सामने होगी। लेकिन अनीसिया में और कोई अपडेट? सर अनीसिया में उनके जो माता पिता हैं वो राजनाथ सिंह से जाके मिले थे, होम मिनिस्टर से, और राजनाथ सिंह ने भरोसा दिया है कि इस मामले में पूरी कार्रवाई होगी। और उनका कहना था कि अनीसिया आपकी बेटी नहीं, देश की बेटी थी, और अगर कोई भी फाउल प्ले है तो उसमें पूरा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन सर कुछ जो अभी तक की पुलिस की तफ्तीश है उसके मुताबिक कुछ लोगों ने अनीसिया को नीचे कूदते हुए देखा था, तो उनके मुताबिक उसने खुदकुशी करी है। अवेटमेंट टू सुसाइड तो जाहिर सी बात है, जो मयंक
सिंघवी है जो उनके पति थे, वो उन पे लगेगा ही लगेगा। अब देखना ये होगा, क्योंकि अनीसिया के घर वालों ने और अनीसिया ने भी ये इल्ज़ाम लगाया था कि सास ससुर भी बहुत ज़्यादा परेशान करते थे और वो प्रोवोक करते थे। तो अबेटमेंट उनके ऊपर लगता है या नहीं लगता है? हालांकि घर वाले, जो अनीसिया के घर वाले हैं, उनका कहना है कि आप इनके ऊपर ही अबेटमेंट का केस दर्ज करो, क्योंकि इनकी वजह से ही अनीसिया ने खुदकुशी करी थी और यही मयंक को उकसाते थे और इसके बाद मयंक अनीसिया के साथ मारपीट करता था। बीच में मैं थोड़ा सा, चूंकि लगातार बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, शुभम कौशिक, दिव्यांशु कुमार, शिवानी विक्रम और अजय भदौरिया, आपका भी शुक्रिया, क्योंकि आप, ये तो सब अपने आसपास हैं हिंदुस्तान में, आप बहुत दूर ऑस्ट्रेलिया से, और वो भी आप शो देखते रहते हैं। दिल से आपका शुक्रिया। और बाकी तमाम लोग जो इतना प्यार दे रहे हैं, वाकई सभी का दिल से शुक्रिया। आप कुछ कह रहे थे? सर, एक गुरुदत्त आचार्य हैं, उन्होंने पूछा है कि क्राइम रिपोर्टर को क्या क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। बहुत सारी। गुरुदत्त आचार्य जी हैं एक, जिन्होंने पूछा है क्राइम रिपोर्टर को क्या क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। अच्छा सवाल है। असल में क्राइम रिपोर्टिंग में देखिए होता क्या है कि आपकी हर स्टोरी किसी बहुत, मतलब एक तरह से उसके दो रूप होते हैं। एक तरफ दुख होता है और एक तरफ क्राइम में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो ख़तरनाक लोग होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। जैसे अगर कोई मर्डर मिस्ट्री है और आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आप मतलब किसी नतीजे तक पहुंचते हैं, तो जाहिर सी बात है जो कातिल है उसको लगता है कि अगर आप कुछ उसके बारे में क्लू ढूंढ रहे हैं और या कुछ कर रहे हैं तो वो आपका दुश्मन बन जाता है। ऐसे ही अगर आप क्रिमिनल्स के बारे में स्टोरी कर रहे हैं तो क्रिमिनल आपका दुश्मन बन जाता है। बट नॉन क्रिमिनल जो होते हैं उनसे खतरा कम होता है, जैसे जो ऑलरेडी सब जानता है, देश में सब जानते हैं। जो अननोन होते हैं, छोटे छोटे क्रिमिनल, छोटी छोटी जगहों पे, जैसे दिल्ली विल्ली में थोड़ा सेफ लगता है, यहाँ पे क्रिमिनल ऐसा नहीं लगता है कि वो ओपनली मार देगा। लेकिन आप यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान जाते हैं, इंटीरियर इलाके में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, और अगर वहाँ का कोई दबंग है उसके खिलाफ आप कर रहे हैं तो फिर कुछ पता नहीं कि कब क्या हो जाएगा, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5-10 मर्डर है एक और सही। तो ऐसे लोगों से थोड़ा ख़तरा रहता है। तो हम लोग जब ऐसे इंटीरियर में जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि जो लोकल पुलिस है उसको थोड़ा इन्फॉर्म कर दें कि देखो हम यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए जा रहे हैं और हमारा इतने देर का शूट है। अगर मैं 2-3-4 घंटा जो भी उनको टाइम बताता हूँ ना लौटूं तो एक बार आके ज़रा हालचाल पूछ लेना यार, ये नंबर भी दे देते हैं कि ज़िंदा है कि नहीं है। तो रिस्क फैक्टर होता है, लेकिन यही मज़ा है क्राइम रिपोर्टिंग का, क्योंकि ज़िंदगी में रिस्क नहीं तो सब बेकार है। और जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि हर एक का जो मौत है वो तय है ना, टाइम, दिन, वक्त सब, तो मरना उसी टाइम पे, तो फिर क्या डरना। मैंने एक सवाल पूछा है कि आपको दाऊद से या कभी ऐसी कोई धमकी आई? छोटा शकील से धमकी आई थी बहुत पहले, 2006-7 की बात है। हम लोगों ने एक शो किया था, मैं और मेरे सहयोगी दीपक शर्मा थे, और हम लोग स्टूडियो में लाइव थे, पूरा करीब 2 घंटे का शो था वो। उसके बाद आया था कि पहले मेरे पास नहीं आया, दीपक शर्मा के ही पास आया था फ़ोन पे कि ऐसे ऐसे है, तुम जो बोल रहे हो इसका हशर ही होगा, और दिल्ली में भी हमारे लोग हैं और जहाँ पे रहते हो वहाँ पे भी आसपास में पहुँच सकते हैं घर में। तो जाहिर सी बात है डर तो लगता है। लेकिन उसके बाद फिर छोटा शकील से बहुत बार फ़ोन पे बात हुई, तो बात करने के बाद थोड़ा डर कम हो गया। मुझे लगा कि वो, क्योंकि जाहिर सी बात है धमकाने वाला अलग था, लेकिन जब वो बात करो तो छोटा शकील बहुत प्यार से बात करता है, तो इसलिए फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डर कम होता गया। अब थोड़ा सा मैं उस पर आ जाऊँ। ये 3 चीज़ों हमने बात की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है बुराड़ी। परसों 1 महीना पूरा हो जाएगा, 30 दिन उस बुराड़ी कांड को, जिसको पूरे देश को जिसने चौंका दिया था। 11 लोग एक साथ, मेरी ब्रेकिंग थी और पुनीत शर्मा की ब्रेकिंग थी। ये सुबह सुबह मैं आपको बताऊं कि वो जो 30, उस दिन संडे का दिन था। जी। और संडे सुबह सुबह क्योंकि सैटरडे को मुझे याद है मैं शो निकाल के गया था 11 से 12, 1 घंटे का रात को, और जाते जाते घर पहुंचते पहुंचते 1-1:30 बज गया था। फिर मैं करीब 2-2:30 बजे सोया था, और ये सुबह सुबह की बात है कि वो ब्रेकिंग फ़ोन वोन बजना शुरू हो गया। तो पता चला कि 11 पहले जो आई कि 11 लोग एक ही घर में मारे गए। तो मुझे लगा कि रिपोर्टर ने शायद गलती से लिख दिया 1 होगा, क्योंकि सुसाइड एकाक ही होता है, 1-2-3 होता है। तो मुझे लगा 11 गलती से लग गया, ये मेरा पहला रिएक्शन था। लेकिन फिर जब देखा कि धड़धड़ा के, फिर मैंने कॉल किया, मैंने चिराग गोटी से बात की उस वक्त। चिराग गोटी भी हमारे रिपोर्टर, तो बोला नहीं 11। मैंने कहा दोबारा कंफर्म करो। उसने कहा कि सर 110% 11 है। तो पहली बार मैं भी बहुत ज़्यादा हाथ पैर फूल गए। तो हाँ, आपको पहली बार जब गए थे तो क्या हुआ था ये जाना, मतलब 11 लाशें एक घर के अंदर। कोई भी मतलब कितना भी बड़ा दिल वाला, मजबूत दिल वाला हो,
वो भी थोड़ा सा दहलता है। सर एक्चुअली होता क्या है कि सुबह की शिफ्ट में हमारे यहाँ एक क्राइम रिपोर्टर होता है, इत्तेफाक से उस दिन मैं था। जैसे ही 11 मौत की खबर आई, पहले तो यकीन नहीं हुआ। पुलिस वाले का फोन था सोर्स में, मैंने कहा एकदम सही बताइए 11। कह रहा भाई साहब 11 है, मेरी आंखों के सामने लटके हुए हैं। मेरे को फिर नहीं हुआ यकीन। अच्छा, चूंकि बहुत सारे अधिकारी थे वो बता नहीं पा रहे थे, बार बार फोन कट रहा था, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। अचानक उन्होंने बताया कि 11 में सबके लगभग हाथ पैर बंधे हुए हैं, 11 10 लटके हुए हैं और उनकी आंखों पे पट्टी है। तो शुरुआत में जब क्राइम रिपोर्टर चीज़ों को सुनता है, समझता है या आंखों से देखता है, तो वो सारी चीज़ें समझ जाता है कि हुआ क्या है। शुरुआत में मर्डर लग रहा था, लेकिन महज 1 घंटे के अंदर हम लोग जब स्पॉट पे थे, हम लोगों ने क्लियर कर दिया था कि नहीं ये सुसाइड है। लेकिन किसने कैसे कैसे सुसाइड की, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। 11 लाशें जब आपके सामने पड़ी हुई हों, लटकी हुई हों, एक जैसा उनका हाल हो, एक ही परिवार के सदस्यों, मैंने अपने लाइफ में 11 लाशें एक ही परिवार के इस तरीके का सुसाइड पहली बार कवर किया है अपने 8-9 साल के करियर में। तो जाहिर सी बात है उस वक्त अचानक पैनिक क्रिएट हुआ था, पूरी दिल्ली में पैनिक क्रिएट था, पुलिस वालों में, क्राइम रिपोर्टर्स में, जो वहां पे जनता रह रही है वहां पर पूरा एरिया को कॉर्डन ऑफ किया था। लोग जानना चाह रहे थे कैसे लटके हुए। जब हम लोगों ने चीज़ों को देखा तो वाकई में यकीन नहीं आ रहा था। मैं उस घर के बराबर वाली छत पर गया जहां पर कुत्ता, जो कि 2-3 दिन पहले उसकी डेथ हो गई है, उस जाल से बंधा हुआ था, कुत्ता भौंक रहा था। चीजें देखी तब समझ में आया कि क्या ऐसा भी हो सकता है जिस पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। बहुत पैनिक था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती चली गई, तमाम चीजें क्लियर होती गई कि क्यों सुसाइड हुआ, कैसे सुसाइड हुआ, किसने सुसाइड किया। हालांकि इसमें कोई अभी गवाह ऐसा नहीं है जो सारी चीजों को विस्तार से बता सके। तो ऐसे में जो अंधविश्वास की बातें आ रही थी, कहीं ना कहीं उसकी बात सच्चाई की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। मैं बुराड़ी पे आगे बढ़ूं उससे पहले इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे सुझाव भी दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं इनकाउंटर की कहानी बताएं, मुंबई के जो यूपी में इनकाउंटर हो रहा है उसके बारे में भी। अक्षय मिश्रा हैं, रिपुदम सिंह हैं, इमरान सैम हैं, सुमित जायसवाल हैं, इसके अलावा मोहम्मद तमीम, रौनक गोयल, सुमित, दिव्यांशु, मोहसिन, अमित, राहुल हल्दर। तो इन हम लोगों का एक आपको बताता हूँ कि हमारी कोशिश ये होगी कि चूँकि लगभग 22 साल हो गए मुझे क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए। 22 साल में मैंने, मतलब आप इमेजिन करेंगे जितनी तरह की मैंने लाशें, आप सोचिएगा, मैं वो सब देख चुका हूँ। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई क्राइम बचा हो जिसको मैंने आंखों से ना देखा हो। जो सबसे अफसोसनाक है कि ऐसा कोई रिश्ता नहीं बचा हो जिसने क्राइम ना किया हो। सोच से भी परे की चीज़ है, लेकिन ये फैक्ट है। आप जिस रिश्ते के बारे में सोचेंगे वो रिश्ता किसी ना किसी क्राइम में इन्वॉल्व रहा, चाहे वो माँ बेटे का रिश्ता हो, बाप बेटे का हो, बाप बेटी का हो, भाई बहन का हो, दादी पोते का हो, नाता नानी नाते का हो। हर ऐसा एक कोई भी क्राइम नहीं जिसमें कोई एक रिश्ता कलंकित ना हुआ। और ये मतलब देखा है, तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में भी आपसे बात करूँगा। हिंदुस्तान में जितने इनकाउंटर हुए हैं उसके बारे में भी बात करूँगा, इसकी शुरुआत कब हुई थी, जितने सारे हम लोगों ने स्पॉट पे, चाहे वो मुंबई अटैक हो, फूलन देवी का मर्डर हो, तंदूर केस हो, या फिर निठारी हो, बुराड़ी हो, ऐसे जितने भी हैं, आरुषि हो, इन सब के बारे में भी आप लोगों को वक्त, चूँकि अभी बिल्कुल नया शुरुआत ये हुई है, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँ, क्योंकि हम लोग स्पॉट पे थे, हमने देखा है, लगातार वहाँ जाकर सच्चाई देखी है, तो वो सारी आपको ज़रूर कहानी बताऊँगा। और लगातार आप लोग जुड़ रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह जुड़ते रहिए और क्राइम तक को सब्सक्राइब करते रहिए। और बहुत सारे लोगों की वो होती है कि आप हमारा भी जिक्र करें, हमारा भी सवाल लें। हम कोशिश करेंगे कि जितने आप लोग जुड़ेंगे हम आप सभी का सवाल लेंगे। तो बुराड़ी में कुल मिला के अब कहानी ये जो अभी जिस तरीके से पुनीत ने बताया कि 11 लाशों के 2 दिन बाकी हैं, 30 दिन 1 महीना पूरा हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा है नहीं सस्पेक्ट जिसको पुलिस अरेस्ट करेगी और केस को क्लोज करेगी, क्योंकि पुलिस मान चुकी है कि ये 11 के 11 एक ही साथ मरे। हालांकि इसमें ये हो सकता है कि 2 लोगों ने बाकी 9 लोगों के गले में फंदा कसा, उनको फंदे पे चढ़ाया, उनके नीचे स्टूल रखा और फिर स्टूल को उन्होंने धक्का दिया और वो सारे झूल गए। और आखिर में ये 2 लोग जो ललित और टीना, जिन पर डाउट है कि इन दोनों ने एक दूसरे के हाथ बांधे और उसके बाद खुद झूल गए। लेकिन कुल मिला के जो कुछ हुआ घर के अंदर हुआ, तो इसलिए इसमें कोई सस्पेक्ट नहीं है, कोई बाहरी नहीं है, कोई मर्डर नहीं है। और अब पुलिस इसको इसी तरीके से डील करेगी और इसको जो है वो क्लोज कर देगी। आपको लगता है इस केस में कुछ चौंकाने वाला एलिमेंट हमें आने वाले टाइम में मिल सकता है? ये यही रहेगा जो अभी इस वक्त दिख रहा है। सर मेरे लिए तो सबसे दिलचस्प ये होगा, क्योंकि 30 दिन गुजर चुके हैं, 30 दिन और बाकी हैं कि शायद 60 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी पड़ती है।
तो चार्जशीट में क्या लिखेंगे ये देखने वाली चीज़ होगी, लेकिन सर मुझे नहीं लगता, क्योंकि पुलिस ने साइंटिफिकली उसको एग्जामिन किया है सारी चीज़ों को, सारे जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगाला गया है, तो एंट्री और एग्ज़िट किसी बाहरी वाले की नहीं है। उसके बाद सर हमने जो रजिस्टर मिले थे जो घर से, वो भी हम लोगों ने अपने शो में चलाए थे, उसमें साफ़ सुथरा लिखा हुआ था कि इस तरीके से हाथ बांधना है, इस तरीके से पट्टियाँ बांधनी है तो आँखों यहाँ में। पे है, एक शुभम पूछ रहे हैं कि आप आत्माओं को मानते हैं, ये बुराड़ी से ही जोड़ के आप पूछ रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं मानता, और क्राइम रिपोर्टिंग में आत्माओं के लिए कोई जगह नहीं है। एक शुभम पाटिल है, वो पूछ रहे हैं कि आप अपनी पहली क्राइम रिपोर्ट के बारे में बताएं। तो शुभम, छोटी मोटी तो मैंने शुरुआत बहुत की थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ा इंसिडेंट जिसको मैंने कवर किया था वो तंदूर कांड था दिल्ली का। वो मेरे लाइफ का पहला बड़ा केस था, वो उसके बहुत बाद आ गया था। फिर तमाश सिंह हैं, शुक्रिया आपका तारीफ़ करने के लिए। राजू दमन सिंह, संजय दत्त के बारे में बोलिए। संजय दत्त के बारे में अभी इत्तेफाक की बात है, परसों संजय दत्त ऑफिस में आए हुए थे, और आप बहुत जल्दी क्राइम तक पे एक प्रोमो देखेंगे क्राइम तक का, जिसमें संजय दत्त हैं। संजय दत्त के बारे में जो, अगर आपने संजू फिल्म देखी है तो वही है कहानी। संजय दत्त ईमानदारी से टेररिस्ट का तमगा नहीं था, आर्म्स एक्ट का मामला था। AK-56 रखा था एक, जो अबू सालेम ने दिया था। अबू सालेम के साथ दोस्ती थी, ये भी सच है। छोटा शकील से बात होती थी, ये भी सच है। अबू सालेम ने नोटिस भेज दिया। हालांकि अबू सालेम ने नोटिस भेज दिया, लेकिन एक AK-56 रखा था, जिसके बारे में संजय दत्त की दलील ये है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि उससे पहले मुंबई में दंगा हुआ था और दंगे के दौरान कुछ हो ना जाए। लेकिन जहाँ तक मुंबई सीरियल ब्लास्ट 93 ब्लास्ट में इन्वॉल्वमेंट की बात है, उसमें पुलिस, चूँकि मैं इसलिए कहूँगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बिहाफ पे कहूँगा, पुलिस और कोर्ट इन दोनों के जो फैसले हैं उसमें टेररिज्म या इस तरह के सीरियल ब्लास्ट में कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा संजय दत्त का। सिर्फ AK-56 रखने का इल्ज़ाम रखा था। और एक अमोघ है, वो पूछ रहे हैं रात में आप लाइव कब आएंगे? अब वो कोशिश करेंगे, आज वैसे सैटरडे है और हमारा जो लाइव है मंडे टू फ्राइडे 9 बजे, आप हमेशा हमारे साथ होंगे। और 9 बजे तो आपको मंडे टू फ्राइडे होंगे, शाम 5 बजे भी होते हैं। कई बार डिपेंड करता है क्या क्या काम कितना होता है, क्योंकि बहुत सारी और भी जिम्मेदारियां हैं, वारदात निकालना होता है, बाकी और चीज़ें भी हैं। तो 9 बजे डेली मंडे टू फ्राइडे तो होंगे ही, और बाकी कोशिश करेंगे जब जब वक्त मिलेगा हम आप लोगों के साथ ज़रूर जुड़े। तमाश सिंह पूछते हैं कि आपने कभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्राइम कवर किया? बिल्कुल, मैच फिक्सिंग, जब अजहरुद्दीन और मनोज प्रभाकर और उस वक्त आया था, तो वो मैं शुरुआत थी मेरी मैच फिक्सिंग का। फिर IPL में जो मैच फिक्सिंग हुई थी वो भी किया था। और वैसे खेल और जुर्म का बड़ा करीबी रिश्ता है, इसीलिए आप देखते होंगे हमेशा विक्रांत गुप्ता और हम साथ भी दिख जाते हैं। तो कुल मिला के आपसे मुलाकात होती रहेगी, सब्सक्राइब करते रहें। सिर्फ चलते चलते 2 चीज़ें, एक आज की कोई बड़ी खबर, चूँकि आप PCR, अच्छा ये लोकेंद्र 8:30 बजे दिल्ली आज तक पे PCR क्राइम शो है, वो भी हम ही लोगों का है, तो कायदे से उसका प्रोडक्शन यही देखते हैं। तो आज कुछ खास PCR में नहीं सर, मैं तो गायों की मौत के ऊपर ही लिख रहा हूँ, जो किस तरीके से गाय जो मरी नहीं हैं। करनी चाहिए। इंसान की तो आवाज़ उठाएं, इन जानवरों की कोई सुनेगा नहीं, तो कम से कम उनकी आवाज़ भी आपको बनना चाहिए। और सुबह तो आप वहाँ से फॉलो अप करके आ गए, अब क्या, अभी कहाँ जा रहे हैं फील्ड में? सर अभी तो एक ग्रेटर नोएडा का एक्सक्लूसिव वीडियो हमने दिखाया है, जिसमें वर्चस्व की लड़ाई में एक शख्स ने दूसरे को फंसाने के लिए भीड़ के अंदर खुद अपने हाथ पे पिस्टल से गोली मार ली। हमारे पास ये गोली मारते हुए का एक्सक्लूसिव वीडियो है। खुद मार रहा है वो, खुद मार ली है उसने, और ये दिखाने के लिए, दूसरे को फंसाने के लिए। हमारे पास एक्सक्लूसिव वीडियो है, बस कुछ ही देर में ये टू मर्डर का केस बन जाएगा। हाँ दूसरे के ऊपर बनेगा। हालांकि पुलिस अब इसमें खुद ही उसको अब लपेटेगी। क्या केस बनेगा? अब ये अपने आप में 420 का केस बनेगा, और अबेटमेंट टू सुसाइड का अटेम्प्ट का बनेगा। तो अब पुलिस का कहना मतलब ये खुद ही गोली मारी, हाँ। खून भी बहाया, चोट भी सहा, दर्द भी सहा, और अब उल्टा केस भी है। तो ये, लेकिन जब गोली मार रहा था वो, तो शूट किसने किया था? नहीं, वहां पे कुछ भीड़ भी थी, कुछ लोग मौजूद थे दूर से, उनको पता नहीं था। उसने धीरे से दिखाया कि देखो मैं मार के, दूसरी पार्टी के लोग कह रहा था कि मैं मार के तुमको फंसाऊंगा। उसने मारा, दूसरे ने रिकॉर्ड कर लिया। गोली मारते हुए का पूरा है, हाथ लेकर के उसका आराम से जाते हुए का है। पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, पुलिस को बताया कि दूसरे ने गोली मारी। हालांकि जब वीडियो सामने आया है तो उसके बाद अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। लेकिन एक चीज़ और बताओ, आजकल जैसे हम लोग क्राइम रिपोर्टर के तौर पे भी आपको बताएं कि जब से ये मोबाइल पे कैमरा, CCTV कैमरा, ये सारी चीज़ें आई हैं, क्राइम का थोड़ा सा वो बदल गया है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कभी सॉल्व ना होते, लेकिन कैमरे की जो नज़र है
उसने पकड़ी और उस केस को सॉल्व कर दिया। अब अगर यही है जो बता रहा है अभी पुनीत, गोली मारी, अगर ये कैमरा रिकॉर्ड ना होता तो बेचारा पता नहीं जिसका भी नाम लेता कि उसने गोली मारी है तो वो फंसी जाता, लेकिन अब उल्टा पड़ गया। मराठी भी मानी है ना सर कि इसी वजह से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज तीसरी आंख बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है आज के दौर में। हाँ, तीसरी आंख क्रिमिनल के खिलाफ है, लेकिन क्राइम रिपोर्टिंग जर्नलिस्ट और पुलिस इनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो पुनीत आप निकलिए या शूट पे, लोकेंद्र आप बनाइए अपना पीसीआर का शो। आपने एक लाइन लिखी थी बहुत पहले, आखिरी इंसान जिंदा कायनात, वो सुनना चाहेंगे हम, दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो आपने बहुत पहले अपने शो में जुर्म में कहते थे। एक लाइन होती थी जब तक इस अच्छा, क्राइम रिपोर्टिंग के बारे में, क्योंकि हम लोग क्राइम रिपोर्टर हैं तो जैसे आप जर्नलिज्म में आप लोगों को बता दूं कि जैसे सरकार में मंत्रिमंडल होता है ना, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, एजुकेशन मिनिस्टर, तो उसी तरह से जर्नलिज्म में बीट होती है, हम उसको पोर्टफोलियो को बीट कहते हैं। जैसे क्राइम, स्पोर्ट्स, बिजनेस, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, है ना, ये अलग अलग, दिल्ली सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कांग्रेस, बीजेपी, लेफ्ट, है ना, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, तो ये सारे बीट होते हैं, इन सबके अलग अलग टीम होती है, मौसम रिपोर्टर भी है होते सर इसमें बहुत हैं। हाँ, मौसम, तो फैशन, तो उसी में एक आता है क्राइम बीट, जिसमें सारे हम जैसे क्राइम रिपोर्टर होते हैं। तो मेरा अक्सर अपने कुलीग से बात होती रहती है यहाँ पे, जो अलग अलग बीट के हैं, स्पोर्ट्स के हों या फिर सारे दोस्त हैं जैसे विक्रांत गुप्ता और बाकी लोग, तो मेरी एक ही लाइन उनसे होती है कि देखो बाकी बीट थोड़ी सी बोरिंग होती है, वही चेहरे, वही चीज़ें, सब कुछ होती है, क्राइम सबसे अच्छा है। तो पूछते हैं क्यों, और दूसरा मैंने कहा कि क्राइम रिपोर्टर कभी बेरोज़गार नहीं रहेगा, भूखे नहीं मरेगा, तो पूछते हैं क्यों। तो मेरा ये कहना होता है कि दुनिया में जब तक दो आखिरी लोग बचेंगे तब भी क्राइम रिपोर्टर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो दोनों मिलके तो रहेंगे नहीं, लड़ेंगे आपस में, तो जब लड़ेंगे तो क्राइम होगा कुछ ना कुछ, जब क्राइम होगा तो उसको कवर करने के लिए क्राइम रिपोर्टर चाहिए, इसलिए आखिरी दो इंसान भी बचेंगे तो क्राइम रिपोर्टर की नौकरी जो है वो चलती रहेगी लाइट मोड में। लेकिन थैंक यू, आप इसी तरह जुड़ते रहो और क्राइम तक सब्सक्राइब करते रहें। और वाकई दिल से, टीवी पे तो हम लोग जो बात करते हैं वो खुद ही जो भी लिखते हैं फिर पढ़ते हैं और आपको जो स्टोरी है वो दिखा देते हैं, यहाँ दिल से एकदम बात होती है, और आप लोग चूँकि आमने सामने जुड़े होते हैं तो बात करना अच्छा भी लगता है। आप लोग इसी तरह सवाल भेजते रहें, पूछते रहें, और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी जो पूरी, जो बड़े बड़े इस देश में क्राइम हुए हैं उन सब की कहानी आपको बताऊं। इवन जैसे मैं इराक गया था तो इराक में कैसे किडनैप होते होते भी बचा, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, पूरी कहानी शेयर करूंगा। तो ऐसी बहुत लंबी कहानी की लिस्ट है, और मैं एक अलग सेगमेंट ही बनाएंगे कि आपको क्राइम की वो सारी लाइव कहानियां सुनाऊं, सर अपने एक एक्सपीरियंस बताऊं। एक चीज बोलना चाहूंगा कि दो इंसिडेंट हैं सर के, जब एक बार यूपी में इनको एक बहुत बड़े डॉन ने किडनैप कर लिया था, वो कहानी, और इराक में किस तरीके से किडनैप होते होते बचा, हालांकि हो गए थे ये, ठीक है, ये दोनों कहानी जल्द, अब हमारी भी डिमांड ये है कि ये जल्द सभी लोगों के पास होनी चाहिए। मैं बिल्कुल आप सभी को सुनाऊंगा, डिटेल से सुनाऊंगा, तफसील से सुनाऊंगा, वैसे ही मुझे कहानी सुनने और सुनाने दोनों का भी शौक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए और अच्छे रहिए।